नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बिल्कुल एक नया टॉपिक करने वाले हैं, वेरिफिकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स। मतलब कि जीएफआर 2017 के अनुसार वेरिफिकेशन एंड डिस्पोजल क्या होता है और इसके लिए जीएफआर रूल 213 से लेकर के 217 में ये बात बताई गई है कि वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, गुड्स के है वो डिस्पोजल कैसे किए जाते हैं। मोस्ट डिमांडिंग है, बहुत सारे मित्र हैं वो बोल रहे थे कि वेरिफिकेशन और डिस्पोजल पर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे कौन सी परीक्षाओं में, जैसे कि यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations। एनवीएस एलडीसी 2022 का एग्जाम रिसेंटली होने वाला है और उसके लिए बहुत सारे लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, परंतु समय बहुत कम बचा है, तो आपकी तैयारी में ये मदद करेगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। एनवीएस एलडीसी जो कि मई में होने वाला है, वो परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लास्ट तक देखें और अपनी तैयारी को समझें, अपने आप को समझें कि किस तरीके से परीक्षा में हमें बैठना है और परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। देखते हैं क्या कंटेंट बताया है, वेरिफिकेशन डिस्पोजल के बारे में क्या बोला गया है, देख लेते हैं। तो समझते हैं रूल 213 में क्या बताया गया है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। द इन्वेंट्री फॉर फिक्स एसेट्स सेल ऑर्डिनरीली be maintained at site। फिक्स्ड एसेट्स शुड बी वेरीफाइड एट लीस्ट वंस इन ए ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि साल में कम से कम एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए फिक्स एसेट का, और साथ में ही साइट पर करना चाहिए, क्योंकि जो फिक्स एसेट्स है, मतलब कि जो भी उपकरण है या जो प्लांट है वो एक जगह पर फिक्स है, तो जहां लगे हुए हैं वहीं पर उनको वेरिफिकेशन करना होगा। सिंपल सी बात है। एंड द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन रिकॉर्डेड इन द करस्पॉन्डिंग रजिस्टर। तो वहां पर ये लिखना होगा कि जो भी शॉर्ट कमिंग है या जो फिक्स एसेट है उनके बारे में जो वेरिफिकेशन आपने किया है उसको रिकॉर्ड कर रखना है। डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी सेल बी प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेटेड एंड ब्रॉट टू अकाउंट। तो अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको तुरंत ही आपको सूचित करना होगा, और ये बात है वो आपको रखनी होगी, खोजनी होगी कि इन्वेस्टिगेशन भी करना है कि कोई कमी है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होना जरूरी है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट देख लेते 213 में, वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल आइटम को आप कैसे वेरीफाई करेंगे। ए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द कंज्यूमेबल गुड्स एंड मटेरियल्स शुड बी अंडरटेकन एट लीस्ट वंस इन ए ईयर। यहाँ पर भी अगर कंज्यूमेबल है तो साल में एक बार आपको करना है, तो कंज्यूमेबल आइटम के लिए भी एक बार का यह बात बताई गई है। एंड डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टॉक रजिस्टर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कोई भी कमी यहाँ पर भी रह जाती है तो उसकी सूचना भी आपको देनी होगी, और ये बात है वो रिकॉर्ड में भी रखनी होगी कि कोई चीज कम रह गई है या कोई दिक्कत है तो वो बात भी आपको बतानी होगी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट वेरिफिकेशन में देख लीजिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बात है, तीसरे पॉइंट में क्या बात बताई गई है। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, किस तरीके से प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहला पॉइंट है, वेरिफिकेशन शैल ऑलवेज बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टडी ऑफ द इन्वेंट्री बीइंग वेरीफाइड। तो ये अधिकारी है उसके प्रेजेंस में होना चाहिए जिसके अंडर में वेरिफिकेशन हो रहा है और वो इन्वेंट्री है रख रहा है। साथ में सेकंड पॉइंट है, ये सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन अलोंग विद द फाइंडिंग शैल बी रिकॉर्डेड इन द स्टॉक रजिस्टर। तो जो भी फाइंडिंग निकली है वो सर्टिफिकेट भी उसको देना होगा कि क्या शॉर्ट कमिंग रही है, क्या चीजें उसमें रखी है वेरिफिकेशन में, ये सब बातें हैं वो भी रिकॉर्ड में होनी चाहिए। वेरिफिकेशन के प्रोसीजर के लिए तीसरा पॉइंट है, डिस्क्रिपेंसीज इंक्लूडिंग शॉर्टेज, damages and unserviceable goods if any identified during verification shall immediately be brought to the notice of the competent authority for taking appropriate action in accordance with the provision given in rule 33 to 38। तो अगर कोई कमी रह जाती है जिसमें कि शॉर्टेज हो, डैमेज हो गए हैं या आइटम अनसर्विसेबल हैं, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तुरंत सूचित करिए जिससे कि कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनके आगे जो
रिक्वायरमेंट होती है या आगे जो प्रोसेस होता है उसके लिए अधिकारी हैं वो कार्रवाई शुरू करें और कोई भी काम रुका न रहे, तो ये सूचित करना होगा वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो वेरिफिकेशन है उसके बारे में हमने बात बताई कि वेरिफिकेशन है वो कैसे करना है। ये फिक्स्ड एसेट है तो साल में एक बार वेरिफिकेशन करना है, साइट पे ही करना है, और अगर कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई दिक्कतें हैं तो तुरंत सूचित करिए। इसी तरीके से कंज्यूमेबल आइटम है, तो कंज्यूमेबल आइटम में भी हमें साल में एक बार कम से कम वेरिफिकेशन करना है, और साथ में शॉर्ट कमिंग्स हैं या कोई दिक्कतें हैं तो उनको सूचित करना है, ये बात है बताई गई है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा आ रहा है रूल 214, बफर स्टॉक। क्या होता है बफर स्टॉक? डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट एंड क्वांटिटी देयर ऑफ एज वेल एज द पैटर्न ऑफ सप्लाई ऑफ ए कंज्यूमेबल मटेरियल, ऑप्टिमम बफर स्टॉक शुड बी डिटरमाइंड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब कि जो चीजों की जरूरत होती है तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है कि कितने दिनों के बाद में हमें सामान है मतलब मंगाना है, आइटम मंगाना है। मान लीजिए कि कोई रिक्वायर्ड कोयला है, कोई थर्मल प्लांट के लिए कोयले की जरूरत होती है, तो कोयला तो रोज लग रहा है, परंतु स्टॉक हम उसको कितने रख सकते हैं, तो वो स्टॉक हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि माल को आने में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत समय लग सकता है। तो उतने दिनों तक नया माल आ जाए, फ्रीक्वेंसी है वो नई फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाए, उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। अगर स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा और माल है वो आया नहीं है, तो क्या होगा कि वो प्लांट है वो बंद हो सकता है। इसलिए बफर स्टॉक होना जरूरी है। कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम के लिए बफर स्टॉक नहीं होगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये बफर स्टॉक क्या होता है उसके बारे में बताया है। एज द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट एड वैल्यू टू द मटेरियल being stocked, a material remaining in stock for over a year shall generally be considered surplus unless adequate reasons to treat it otherwise exist. The items so declared surplus may be dealt as per the procedure laid down under rule 217। तो ये अगर सरप्लस आइटम है तो यहाँ पर 217 रूल जीएफआर में बताया गया है। वो जीएफआर का रूल 217 हम करने वाले हैं, इसलिए उसमें देखिए डिस्पोजल किस तरीके से होता है वो बात भी हम चर्चा करेंगे। तो बफर स्टॉक के बारे में भी बता दिया गया। अब देख लेते हैं जीएफआर का रूल 215 क्या बोलता है। 215 में देख लेते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में। आगे बताया गया है कि रूल 215 क्या कह रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ये क्वेश्चन है वो आए। यहाँ से देख लेते हैं सबसे पहले बुक्स के बारे में। कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स शुड बी डन एवरी ईयर। हर साल आपको करना है। इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक साल करना है आपको फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रत्येक साल करना है। अगर बुक्स 20,000 से कम वॉल्यूम है, 20,000 से लेस वॉल्यूम है, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक साल पर ईयर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। अगर 20,000 से कम किताबें हैं, वॉल्यूम है, तो आपको हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। ध्यान रखना है बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। इसके बाद में फॉर लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स एंड अप टू 50,000 वॉल्यूम्स सच वेरिफिकेशन शुड बी डन एट लीस्ट वंस इन 3 years। तो अगर 20,000 से लेकर के और 50,000 तक है, 20,000 से लेकर के 50,000 तक है, तो आपको प्रत्येक 3 वर्ष में फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 years शुड बी डन इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स। इन केस such verification reveals unusual or unreasonable shortage, complete verification shall be done। तो अगर 50,000 से अधिक है, तो 50,000 से अधिक वॉल्यूम है, किताबें हैं, से अधिक है, तो क्या करना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि 50,000 से अधिक है तो 3 वर्ष में एक बार सैंपल वेरिफिकेशन करना है। मतलब कि सैंपल वेरिफिकेशन का सारी कॉपीज है, सभी की गिनना नहीं है, देखना नहीं है
क्या करना है कि सैंपल वेरिफिकेशन करना है, और सैंपल वेरिफिकेशन में अगर शॉर्टेज आती है, आपको कहीं पर कोई कारण दिखता है कि कोई कमी रह गई है, तो आपको क्या करना होगा, पूरा वेरिफिकेशन करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई है लाइब्रेरी बुक्स के लिए। पुरानी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन है पूछे गए थे। अगर 20,000 तक वॉल्यूम है, 20,000 वॉल्यूम है किताबों का, तो आपको प्रति वर्ष क्या करना होगा, प्रति वर्ष वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद में 20,000 से लेकर के 50,000 वॉल्यूम है, तो 3 साल में एक बार करना होगा, 3 वर्ष में वेरिफिकेशन करना होगा। और अगर 50,000 से अधिक वॉल्यूम है, तो आपको क्या करना होगा, 3 वर्ष में वेरिफिकेशन करना होगा। परंतु ये कौन सा वेरिफिकेशन होगा, सैंपल वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आप सैंपल के रूप में वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर कोई इस सैंपल वेरिफिकेशन में शॉर्ट कमिंग आ जाती है, सारे नहीं करेंगे, इसमें सैंपल वेरिफिकेशन में कोई शॉर्ट कमिंग आ जाती है, तो आपको पूरे वॉल्यूम है उनको काउंट करना होगा, कंप्लीट वेरिफिकेशन करना होगा। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल गई आ गई है, आपकी परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि ये परीक्षा में क्वेश्चन है वो इसी तरीके के बनते हैं, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बुक्स के वेरिफिकेशन के बारे में ही बताया। सेकंड, लॉस ऑफ 5 वॉल्यूम्स पर 1,000 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स इश्यूड consulted in a year may be taken as reasonable provided such losses are not attributable to dishonesty or negligence. However, loss of a book of a volume exceeding 1,000 rupees and rare books irrespective of value shall invariably be investigated and appropriate action taken. तो ये बात बताई गई है कि प्रत्येक 1,000 बुक्स पर, मतलब 1,000 वॉल्यूम पर 5 बुक्स खो जाती हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कोई इश्यू नहीं बनता है, डिसऑनेस्टी नहीं होती है, इस लॉस को मान्य कर लिया जाएगा। कोई किताब की वैल्यू अगर 1,000 से अधिक है, या वो किताब है वो रेयर है, तो उसके लिए ये नहीं देखना है कि 5 है, ठीक है उनको कंज्यूम कर लो, डिस्पोज ऑफ कर दो, राइट ऑफ कर दो, ऐसा मान्य नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना होगा। तो अगर आप परीक्षाएं दे रहे हैं, एलडीसी की एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि 5 वॉल्यूम है, पर 1,000 वॉल्यूम्स पर माफ किए जाएंगे, उनको राइट ऑफ करने का आपको अधिकार है। परंतु अगर उनमें 1,000 से ज्यादा कीमत की कोई किताब है, या रेयर बुक है, तो उनके लिए आपको खोजबीन करनी होगी, जांच करनी होगी। ये फिजिकल वेरिफिकेशन लाइब्रेरी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 216 में क्या बात बताई गई है, जीएफआर 216 में क्या बात बताई गई है, ये चर्चा कर लेते हैं। 216 में ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑफ गुड्स मटेरियल्स एटसेट्रा, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द गुड्स मटेरियल एटसेट्रा, द transferred officer shall see that the goods or material are made over correctly to his successor. A statement giving all relevant details of the goods, material, etc. in question shall be prepared and signed with date by the relieving officer and the relieved officer. Each of these officer will retain a copy of the signed statement. तो कोई अगर ऑफिसर ट्रांसफर हो गया है, तो जो हैंडिंग ओवर या टेकिंग ओवर जो किया जाता है, तो उसमें पूरा डिटेल में रखा जाएगा, उसकी कॉपी भी रखी जाएगी, जिससे कि जो आने वाला जो सक्सेसर है, जो चार्ज ले रहा है, वो आइटम को वेरीफाई करे, जांचे परखे, और इस तरीके से आप उसको वेरीफाई करके और चार्ज लेंगे। तो ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी बातें आज हम चर्चा कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली आपके लिए बिल्कुल रिलायबल और ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है, जैसे कि सर्विस रूल है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में है। इसलिए आप प्लेलिस्ट देखिए, नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में सारे सर्विस रूल्स हैं, सारे एकेडमिक पार्ट, और साथ में पेपर का जनरल पार्ट है, जनरल कंप्यूटर, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, साथ में ही जनरल अवेयरनेस है और रीजनिंग है, सारे कंटेंट अवेलेबल है। एलडीसी एग्जामिनेशन के लिए नवोदय विद्यालय ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, एग्जाम डेट भी दे दी है, और मुझे मालूम है कि आपके पास में बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जा करके और सारे कंटेंट को प्रिपेयर करिए।
थोड़ा समय बचा है, इसलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आपकी तैयारी का एक मंच नॉलेज मंडली। इसलिए नॉलेज मंडली पर सारे कंटेंट देखिए। आगे चर्चा कर लेते हैं, क्या बात बताई गई है आगे देख लेते हैं। जीएफआर का रूल 217 डिस्पोजल ऑफ गुड्स। गुड्स को किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, उनको कैसे कंडेम कर सकते हैं। तो कंडमनेशन के पहले रूल है, एन आइटम में बी डिक्लेयर्ड सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल इफ द सेम इज ऑफ नो यूज टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। द रीजंस फॉर डिक्लेयरिंग द आइटम सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल शुड बी रिकॉर्डेड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू परचेज द आइटम। तो जो आइटम है वो खराब हो गए हैं, सरप्लस हो गए हैं, अनसर्विसेबल हो गए हैं, तो उनको आपको क्या करना होगा, डिस्पोज करना होगा। और इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके लिए पास में आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बना करके आइटम की भेजेंगे। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एट हिज डिस्क्रिशन constitute a committee at appropriate level to declare items as surplus or obsolete or अनसर्विसेबल। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या करेगी, कंडमनेशन के लिए एक कमेटी तैयार करेगी, और वो कमेटी में अप्रोप्रिएट लेवल के ऑफिसर होंगे, जानकार होंगे कि जो आइटम आप कंडेम करना चाह रहे हैं तो वो आइटम है, उनके बारे में समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जा करके उसको डिस्पोज कर देगा, कंडेम कर देगा। तो ये बातें हैं वो ध्यान रखने वाली है कि कंडमनेशन के लिए अप्रोप्रिएट लेवल के ऑफिसर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बताया है, द बुक वैल्यू गाइडिंग प्राइस एंड रिजर्व प्राइस which will be required while disposing of the surplus goods should also be worked out. In case where it is not possible to work out the book value, the original purchase price of the goods in question may be utilized. A report of stores for disposal shall be prepared in form GFR 10। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्पोजल के लिए लिस्ट तैयार करनी है वो उसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म GFR 10 में होगा। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। In case an item becomes unserviceable due to negligence, fraud, or mischief on the part of a government servant, responsibility for the same should be fixed। किसी कारण से, अधिकारी के कारण से या जो भी ऑफिसर होता है उसकी वजह से कोई ये अनसर्विसेबल हुआ है या नेग्लिजेंस की वजह से आइटम खराब हुआ है, तो उसके लिए क्या करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आइटम खरीदा और वो तुरंत ही खराब हो गया, तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट है, सेल ऑफ हैजार्डस वेस्ट, स्क्रैप बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, स्क्रैप लॉस्ट कंप्राइजिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट, बैटरीज एटसेट्रा shall be stored keeping in view the extant guidelines of Ministry of Environment and Forest. Prospective bidders of such lost hazardous waste, scrap batteries and e-waste should be in possession of registration valid on the date of e-auction and on the date of delivery as recycler प्री प्रोसेसर एजेंसी। तो अगर आप वो आइटम इस तरीके के हैं कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, खतरनाक है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो आपको क्या करना होगा, ई ऑक्शन करना होगा और उसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए गाइडलाइन होंगी। किसके द्वारा, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये गाइडलाइन जारी होंगी। उसके अनुसार आपको ये क्या करना होगा, आइटम है वो डिस्पोज करने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल 218 में क्या बात बताई गई है। रूल 218 क्या बोलता है, मोड्स ऑफ डिस्पोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके के आप डिस्पोजल या कंडेमिनेशन कर सकते हैं, सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल गुड्स ऑफ एसेट्स, रेजिडुअल वैल्यू अबव रुपीज 2 लाख शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब कि 2 लाख से अधिक वैल्यू है, उस सामान की बची हुई कीमत है वो 2 लाख से ज्यादा है। ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन। तो अगर 2 लाख से अधिक वैल्यू है उस आइटम की, चाहे खराब है परंतु 2 लाख से ज्यादा वैल्यू है, तो आपको क्या करना होगा, एडवर्टाइज टेंडर ऑक्शन करना होगा या पब्लिक ऑक्शन के द्वारा आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको डिस्पोज कर दिया, उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा यहाँ पर है, वैल्यू देखते हुए उसकी डिस्पोजल हम कर रहे हैं यहाँ पर। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, फॉर सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल गुड्स with residual value less than rupees 2 lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space and also
deterioration in value of goods by disposed of. Ministries department should as far as possible prepare a list of such goods। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर 2 लाख से अधिक वैल्यू है तो आपको ई ऑक्शन करना होगा या पब्लिक ऑक्शन के द्वारा या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के मेथड के द्वारा आप उसको ऑक्शन करेंगे। 2 लाख से कम है तो आपको क्या करना होगा, उस वो जगह घेर रहा है, स्पेस घेर रहा है, तो वहां पर देखा जाएगा कि आइटम है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए उनको इस आप डिस्पोज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, सर्टेन सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल गुड्स सच एज एक्सपायर्ड मेडिसिन, फूड ग्रेन, ammunition, etc., which are hazardous or unfit for human consumption, should be disposed of or destroyed immediately by adopting suitable mode say, so as to avoid any health hazard and or environmental pollution and also the पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ सच गुड्स। तो अगर जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, घातक हैं, उनको डिस्पोज कर देना होगा एक सूटेबल मेथड अपना करके, जल्दी से उनको डिस्पोज करना होगा क्योंकि वो नुकसान कर सकते हैं, उनका मिसयूज हो सकता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट देख लेते हैं, सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल गुड्स इक्विपमेंट डॉक्यूमेंट्स विच इन्वॉल्व सिक्योरिटी कंसर्न्स, एग्जांपल करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, रिसिप्ट बुक्स, stamp, security press, etc., should be disposed of, destroyed in an appropriate manner to ensure compliance with rules relating to official secret as well as financial procedure। तो यहाँ पर ये चीजों में क्या है कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सिक्योरिटी को लॉस हो सकता है, तो ऑफिशियल सीक्रेट रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार इनको डिस्पोज करना होगा। जीएफआर 219 डिस्पोजल थ्रो एडवर्टाइज टेंडर, अगर डिस्पोजल कर रहे हैं एडवर्टाइज टेंडर के लिए तो यहाँ पर हम देख चुके हैं 2 लाख से अधिक यहाँ होगी, उसकी वैल्यू होगी तो आप एडवर्टाइज टेंडर करेंगे। द ब्रॉड स्टेप टू बी अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पज आर एज फॉलोज, preparation of bidding documents, investigation of tender for the surplus goods to be sold, opening of bids, analysis and evaluation of bids received, selection of highest responsible bidder, collection of sale value from the selected bidders। ये पॉइंट हमें ध्यान रखने होंगे आपको अगर 2 लाख से ज्यादा वैल्यू का आइटम डिस्पोज करना है। और क्या बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट बात है जी, इश्यू ऑफ सेल रिलीज ऑर्डर टू द सेलेक्टर बिडर, रिलीज ऑफ सोल्ड सरप्लस गुड्स टू द सेलेक्टेड बिडर, रिटर्न ऑफ बिड सिक्योरिटी टू द अनसक्सेसफुल बिडर। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी केप्ट, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है ये भी देख लेते हैं, क्या बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप आइटम को ऑक्शन के द्वारा बेच रहे हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्शन के द्वारा आपको बेचना पड़ेगा। ये आइटम है वो 2 लाख से ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने डिस्पोजल के मेथड पढ़े, वेरिफिकेशन के तरीके पढ़े कि कौन कौन से तरीके से आप वेरिफिकेशन करेंगे, कौन कौन से आइटम को कितने दिनों के बाद में आप वेरीफाई करेंगे, बातें भी चर्चा कर ली। इसके साथ में ही डिस्पोजल है वो कैसे करेंगे, डिस्पोजल के लिए यहाँ पर डिस्कस किया हमने, 2 लाख से अधिक वैल्यू का आइटम है तो आपको एडवर्टाइज टेंडर करना होगा। और एडवर्टाइज टेंडर है वो क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है या पब्लिक ऑक्शन करना है तो उसके लिए मेरे चैनल के वीडियो देखिए, आप परचेज प्रोसीजर के वीडियो देखिए और समझिए कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी क्या होती है, ई ऑक्शन क्या होता है, उसके बारे में आप मेरे चैनल पर जाइए और कंप्लीट वीडियो देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि राइट ऑफ, अगर आपको आइटम करने हैं तो राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं। लास्ट रूल देख लेते हैं 223, पावर्स टू राइट ऑफ, मतलब आइटम को राइट ऑफ कैसे करेंगे। पावर्स टू राइट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ड्यू टू revaluation, stock taking or other causes shall be duly recorded and ad, adjusted where necessary। Formal sanction of the competent authority shall be obtained in respect of losses even though no formal correction or adjustment in government accounts is involved। Powers to write off of losses are available under the delegation of financial powers rules। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल के अनुसार आप राइट ऑफ कर सकते हैं। और डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल है ये भी मैंने मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको देखने हैं तो जरूर वीडियो के आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और समझिए कि
डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल क्या होते हैं, लॉसेज ड्यू टू डेप्रिसिएशन शेल बी एनालाइज्ड एंड recorded under following heads as applicable: normal fluctuation of market prices, normal wear and tear, lack of freight and regulating purchase, negligence after purchase। तो ये अगर डेप्रिसिएशन हो गया है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, वैल्यू कम हो गई है, तो वैल्यू के लिए अलग अलग चीजें, मार्केट वैल्यू है वो फ्लैक्चुएट होती है और घिस जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, या लैक ऑफ फ्रेट और रेगुलेटिंग परचेज है, वो फ्रेट परचेज की वजह से हो गया है, और नेग्लिजेंसी की वजह से भी कीमत है वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा, losses not due to depreciation, losses not due to depreciation shall be grouped under the following heads: लॉसेज ड्यू टू थेफ्ट और फ्रॉड, इसकी वजह से कमी हो गई है, लॉसेज ड्यू टू नेग्लिजेंट, इसकी वजह से कमी हो गई है, फ्रॉड की वजह से, थेफ्ट की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से कमी हो गई है आइटम की। तो ये बातें हैं वो बताई गई है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, एंटीसिपेटेड लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्सोलीसेंस ऑफ स्टोर्स और of purchase in excess of requirement, losses due to damage, losses due to extraordinary situations under force majeure conditions like fire, flood, enemy action। तो यहाँ पर राइट ऑफ करने के भी तरीके हमने डिस्कस कर लिए। इस तरीके से फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में हमने चर्चा करी वेरिफिकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स, मतलब कि किस तरीके से वेरीफाई करते हैं और उनको डिस्पोज कैसे करते हैं, उनके तरीके डिस्कस किए। आपको अगर 2 लाख से ज्यादा वैल्यू है तो उसको एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के, एडवर्टाइज ऑक्शन के द्वारा या पब्लिक ऑक्शन के द्वारा 2 लाख से कम है, और आइटम किस तरीके के आइटम के आधार पर भी आपको क्या करना होगा, डिस्पोज करना होगा। ये सारी चीजें आज हमने वेरिफिकेशन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स रूल 213 से लेकर के और 223 तक हमने आज चर्चा करी। यहाँ पर 223 तक हमने चर्चा करी थी, मेन पॉइंट यहाँ पर वेरिफिकेशन 213 में है और डिस्पोजल है वो 217 में है, परंतु 223 भी आज हमने चर्चा की जिसमें राइट ऑफ है वो बताया गया था रूल जीएफआर 2017 के अनुसार। और ये डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसीडीसी इन एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी, एनवीएस एलडीसी 2022 के लिए, तो भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और थोड़े समय में आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये जीएफआर के रूल है वो एप्लीकेबल होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।